अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान और अमेरिका की जंग किसी नए खतरे की तरफ जा रही है, कोई नए खतरात मंडला रही है या फिर कोई फाइनल डिसीजन होते हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तो जो मुज़ाकरात के लिए हम लोग कोशिशें कर रहे थे और पाकिस्तान की जानिब से जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, उसके अभी तक तो हमें एक मस्बत असरात नज़र भी आ रही हैं, चाहे फिर इंडियन मीडिया जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, कुछ भी कर ले। लेकिन फ़िलहाल हमें यही लग रहा है कि एक दूसरे से राब्ते ख़त्म नहीं हुए। सीज़ फायर जिससे पाकिस्तान ने पहले कोशिशें की थी, वो सीज़ फायर अभी भी पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से कायम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कहा गया है कि जितने भी मुज़ाकरात की टेबल पर, नेगोशिएशन की टेबल पर जो बैठकर बातें हुई थी, कुछ पॉइंट्स पर अभी भी रिज़र्वेशन है जो ईरान ने जवाब दिया है। अगेन उस पर जवाब ट्रंप की जानिब से भिजवा दिया गया है। अब 3 दिन के अंदर ईरान जो है वो मज़ीद इन जो नई शिकें ऐड की गई हैं उन पर जवाब देगा। तो ये इटसेल्फ एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि चलो आपस में मुज़ाकरात हो ही तो रहे हैं। तो यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप दोनों को शुक्रिया। और मैं सबसे पहले एयर कमोडोर की जाने से पहले मैं चाहूंगी भट्ट साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ आप भी करें। आप ही चिश्ती साहब से आज कोई पहला सवाल करें। खालिद भाई, ईरान अमरीकी कशीदगी मुज़ाकरात के साथ साथ क्या दुनिया वाकई जंग से बाहर निकल रही है, खतरा टल रहा है, या आप समझ रहे हैं कि ये जो आबनाए हरमस खुल रही है और अब ये अभी तक सिर्फ ये जो वक्फा है और ये जंग फिर चलेगी और बार बार चलेगी? क्या कहेंगे खालिद साहब? जी बहुत शुक्रिया मिस फिजा और भट्ट साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जंग नहीं चलेगी, मेरा ख्याल है ये ऑप्टिक्स में चलेगी, मीडिया पर चलेगी, परसेप्शन नैरेटिव की जंग जरूर चलेगी। मिलिट्री की जंग की पॉसिबिलिटी मैं बहुत कम देख रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका इसराइल को खुश करने के लिए कोई वन टाइम ऑप्टिकली एक ऐसी स्ट्राइक करे जिसको वो एक और नया ऑपरेशन का नाम देकर स्पेशल किस्म का एक स्ट्राइक करे और कहे कि हमने ये भी अचीव कर लिया। लेकिन जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मैं देख पाया हूँ, आपके साथ कई दफ़ा बात हुई कि वो अचीव नहीं हुए। 40 दिन जो जंग हुई उसके अंदर वो अचीव नहीं हुए। तो अब ये अमेरिका चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ की जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत कॉर्नर हो चुके हैं। अभी जो आपने बात की, व्हाइट हाउस के अंदर भी मीटिंग हुई उनकी, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। और उसकी वजह यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप फिजिकली उनको जो बताने वाले लोग हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी जहन में रख के बताने वाले लोग हैं, उनको बताते हैं कि हम इस पोजीशन पर खड़े हैं जो डिसएडवांटेजेस है, जिसमें ईरान को डिक्टेट नहीं कर पा रहे। लेकिन जब जाहिर है उनको कहा जाता है कि इसको अनाउंसमेंट क्या करें, तो उनको क्लैरिटी नहीं आती, बिकॉज वो मैच नहीं करती रियलिटी वर्सेस द परसेप्शन जो वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो उस वजह से वो आपके सामने लिमिटेड 1-2 स्ट्राइक्स भी कर दी उन्होंने, फिर हाइप क्रिएट कर दी, फिर इब्राहिम अकॉर्ड को साथ मिला के ये शो करने की कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ अचीव कर दूंगा। तो ये ऑप्टिक्स की जंग चलेगी, मिलिट्री की मैं बहुत कम होता देखता हूँ कोई पॉसिबिलिटी। जी खालिद भाई, अब तो ईरान कह रहा है कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, कितना करीब देख रहे हैं आप? जी देखिए, मेरा मानना ये है कि मेजर प्रिंसिपल जो इशू हैं उस पर इनका कंसेंसस हो चुका है। सिर्फ मसला ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको एग्रीमेंट का नाम नहीं देना चाहते। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है भट्ट साहब कि आप दोनों साइडें कन्वर्ज करेंगी, आप अबाइड बाय करेंगी, आप एहतराम करेंगी और आप मुत्तफिक हैं, और एक एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस होता है। आपने देखा, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इसको नाम दे रहे हैं थ्रू आउट। कभी उसको कहते हैं लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, साइन होने वाला है, कभी कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने वाली है हमारी। वो अंडरस्टैंडिंग का नाम दे रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग किसी वक्त भी मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल सकती है और जज और ज्यूरी एग्जीक्यूशन अमेरिका ही हो सकता है। इसी वजह से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर है, ख़ासतौर पर इजरायली और ज़ायनिस्ट लॉबी का, जिनकी मदद उन्होंने बहुत हासिल की थी जंग शुरू होने से पहले भी और अपने इलेक्शन जीतने के लिए भी। तो जाहिर है उन पर ऑब्लिगेटरी है कि उनको ऐसी कोई भी सिग्नेचर ना करें जिस पर उनकी वो जो फॉलोअरशिप कह लें या उनको सपोर्ट है वो लॉस हो जाए। अभी तो हम चूंकि इन दोनों ममालिक को एक टेबल पर बिठा चुके हैं, पीस टॉक के लिए बातें हो रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि ईरान किसी सूरत भी कोई जौहरी हथियार नहीं रखेगा और इस पर समहाउ आमादगी का इजहार कर भी दिया गया है, जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं वो बता रही हैं। ऐसे कौन से खतरनाक वेपन्स हैं? क्योंकि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी तो आप बता रहे हैं है ही है, लेकिन पीछे से चाइना और रशिया की बड़ी मदद है। वो मदद काटने के लिए ही तो शायद डोनाल्ड ट्रंप कोशिशें कर रहे हैं और चाइना भी गए और वहां पर भी बातचीत की गई। तो ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है कि ईरान को ये जो मदद वाली रस्सी है वो काट दी जा सके।
देखिए, अगर हम फोकस करेंगे ना चाइना और रशिया की क्या सपोर्ट रही है और उसकी वजह से ईरान ने सस्टेन किया है, वो मेरा ख्याल है एक साइड ऑफ द पिक्चर होगी। पिछले 47 सालों में जब से तासदारानी इनकलाब इनकी हुकूमत आई है, आप ज़रा स्टडी कर लें, मैं आपको डाटा दे सकता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा PhDs ईरानीज़ ने की हैं। और किस चीज़ में की हैं? मेटलर्जी में की हैं, वेपन्स कंट्रोल में की हैं, नेविगेशन में की हैं, एक्सप्लोसिव में की हैं, गाइडेंस सिस्टम में की हैं। अब ये सारों को वापस आके उन्होंने कन्वर्ज किया है। उन्होंने इंडिजीनियस जितनी डेवलपमेंट की है शायद ही किसी मुल्क ने की हो। जो उनके ड्रोन का इस वक्त स्टॉक है, ये पूरे रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रोन इस वक्त हैं तो वो ईरान के पास है। उन्होंने जो सस्ती टेक्नोलॉजी जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, शाहिद ड्रोन जो उन्होंने यूज़ किया है, जो वो हम सब कई दफ़ा बात कर चुके हैं, 10 से लेकर $25,000 तक है। जो पैट्रियट को एंगेज करता है वो 4 से लेकर $5 मिलियन तक वो मिसाइल है। तो हुआ क्या है, और वो जो शायद ड्रोन है वो आप अंदाजा लगाएं उसकी इफेक्टिवनेस का, कि रूस ने लिया इनसे, यानी एक्सपोर्ट किया इसे रूस को। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया, यूक्रेन ने उसका तोड़ निकाल लिया, तो रूस ने उसको अपग्रेड कर दिया। शायद ड्रोन को अपग्रेड करके रूस ने वापस किया है ईरान को। मैं ये आपको लिंक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इस तरह नहीं है कि अगर रूस और चीन सपोर्ट बंद कर दें तो उनकी इंडिजनाइजेशन जो एफर्ट है वो भी क्रिपल हो जाएगी। उसने सारी की सारी जो फैक्ट्रियां हैं मोस्टली अंडरग्राउंड बनाई हैं, सस्टेनेबल बनाई हैं। अभी भी आप देखिए, अमेरिकन मीडिया पढ़ लें, मैं अभी कुछ एक वेस्टर्न रिपोर्ट फॉलो कर रहा था कि उन्होंने ऑलमोस्ट कहा जी 70% उन्होंने वापस रिस्टोर बैक कर लिया है। अमेरिका के वेपन्स में फिजा इस तरह रिस्टोर नहीं होंगे। उनके पैट्रियट जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 साल लगेंगे उनको सिर्फ पैट्रियट की नहीं सर, शायद मैं आपको समझा नहीं पाई। बट आई रियली वांटेड टू आस्क कि अगर ये कह रहे हैं कि जोहरी या जो भी मिसाइल प्रोग्राम है ये सब कुछ खत्म करने हैं, क्या अमेरिकन के पास इतना एक्यूरेट डेटा मौजूद है कि उनको पता हो कि यस अंडरग्राउंड जितनी भी साजो सामान है या जिस भी तरीके से जो भी हेल्प आ रही है वो सब खत्म हो चुका है, और इस चीज पर मेक श्योर करें, क्योंकि अभी भी ट्रम्प ने वो वापस भेज दिए हैं जो ईरान की जानिब से जो मुज़ाकरात के लिए, नेगोशिएशन के लिए पॉइंट्स बताए गए थे, उन्होंने कहा नहीं मजीद ये चीजें मानो। मतलब मुझे ऐसा, दिस इज माई आइडिया, कि उनको अभी भी नहीं पता कि इनके पास कितनी तादाद में अंडरग्राउंड कितनी चीजें और कहाँ कहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल, उसका इलाज है, और मैं तो तकरीबन 4 महीनों से सजेस्ट भी कर रहा हूँ। ज़ाहिर है मेरी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं जाती जहाँ तक जानी चाहिए, उसकी मैं बात कर देता हूँ कि कैसे जजमेंट होती है कि कितने % रह गया। आपका सवाल बहुत अच्छा है। yes, मैं दोबारा उस पर करता हूँ। देखिए, पिछला जो 2015 में JCPOA हुआ था उसके अंदर ईरान ने 8 टन अपना न्यूक्लियर एनरिच्ड जो मटीरियल था वो हवाले किया था रूस के थ्रू कैस्पियन सी। 8 टन, अभी 440 किलोग्राम है, जो तकरीबन 18 गुना कम बनता है उस मटेरियल से जो ईरान ने 2015 में वापस किया था वॉलंटरीली एज पर द एग्रीमेंट, और वो तकरीबन 98% बनता था उस वक्त जितना ईरान ने न्यूक्लियर एनरिच किया हुआ था प्रोग्राम। तो आप अंदाजा लगाइए, इसका मतलब ये है कि जब भी आपने ईरान करें या दुनिया में कोई और, क्योंकि ईरान जैसी कोई और मिसाल है नहीं कि वॉलंटरीली किया हो, यूक्रेन की है वो आज तक पछता रहे हैं, तो ईरान ने जो वॉलंटरीली दिया, इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो आप सेंसर्स लगा के नहीं डिटेक्ट कर सकते। आपने इंगेज करके वॉलंटरीली उनसे लेना होता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 2015 में JCPOA के बाद कई विजिट किए 3 साल में, 15 से लेकर 18 तक, और कोई सीरियस ऑब्जर्वेशन नहीं ईरान के खिलाफ की थी रेज आफ्टर जब उसने सबमिट कर दिया था अपना न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल जो था। तो जब दे दिया था उस वक्त, तो आज भी IAEA मौजूद है, एक ऐसी बॉडी है जिस पर सारे ट्रस्ट करें, उसको कहें कि वो वेरीफाई करे, वो डिक्लेयर करे। हमने इसको वॉर ट्रॉफी में कन्वर्ट कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। मैं न्यूक्लियर डस्ट लेकर आऊंगा, मैं उसके पीछा करूंगा, उसको जमीन में दबा दूंगा। तो इसको अब मेजरेबल टर्म में प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है ये। उनको क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही इस वक्त कि मैं कौन सी चीज दिखाऊं अपने लोगों को जिसको मैं कहूं मैं जंग जीत गया हूं। तो ये न्यूक्लियर डस्ट कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि सिंबॉलिक है। जब तक ईरान वॉलंटरीली नहीं कहेगा, मेरा नहीं ख्याल प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी चीज को भी सेटिस्फाइड। इंतहाई काबिल एहतराम खालिद भाई, इस वक्त इंडिया मीडिया बहुत शोर मचा रहा है कि रशिया, अफगानिस्तान और भारत का कोई मुआहदा होने जा रहा है। S-400 की बातें हो रही हैं, ट्रेनिंग देने जाएंगे हम अफगानिस्तान में। क्या आप अफगानिस्तान के अफराद को समझते हैं कि रशिया के साथ अफगानिस्तान को मिलकर त्यारे उड़ाए जा सकते हैं? ये कोई इत्तेहाद बनने की जो भारतीय मीडिया बातें कर रहा है, इस पर क्या राय देंगे आप खालिद साहब? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इतना मटीरियलाइज होगी ये बात। उसकी वजह एक और है, क्योंकि देखिए इस वक्त चाइना और रूस बहुत करीब हैं,
और पाकिस्तान और चाइना हमेशा से बहुत करीब हैं। तो ये जो अलायंस बनने जा रहा है, इस तरह का इनडायरेक्ट अलायंस पहले ही मौजूद है, पाकिस्तान इनटू चाइना एंड इनटू रशिया। तो चाइना के होते हुए इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, इसीलिए मैं सिर्फ इसको न्यूज़ में ही देखता हूँ और बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा एलिमेंट ही देखता हूँ कि उनको वो S-400 दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि S-400 हमारा चाइना पे इतना इन्फ्लुएंस है और चाइना मेक श्योर करेगा कि इस तरह के वेपन्स खासतौर पे तालिबान के हाथ ना आए, क्योंकि तालिबान ये वही हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि जिसको 2001 में न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिश की गई थी और उसके बाद उसने हर आने वाली कुव्वतों को मिसाइल भी कार किए हैं और एंटी एयरक्राफ्ट भी चलाए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि रूस इतना ना समझ होगा और इस तरह गैर दूरअंदेशी का फैसला ये करेगा कि इनको ये वेपन दे दें। ये मोर ऑफ अ प्रोपेगेंडा है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस करेगा भी और शायद ऑलरेडी कर भी रहा हो। ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना, एक गुड टू फील वाला चक्कर है जो इंडिया चाहता है। ये विश लिस्ट हो सकती है, बट मेरा नहीं ख्याल ग्राउंड रियलिटी होगी। खालिद भाई, आपने फजाई जंग को बहुत करीब से देखा है, सादा सा सवाल है, फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल, इन तीन चीजों में आज की जो जंग है, इन तीन चीजों में ताकतवर सबसे कौन है? नहीं, कोई मेरा नहीं ख्याल कि एक सेगमेंट में पिक कर सकता हूं, लेकिन मोर ऑफ कॉम्बिनेशन होती है। डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कि वॉर की किस तरह की चल रही है, आपका रिस्क कितना लेने को तैयार हैं, आपको कॉस्ट कितनी चाहिए, आपको टारगेटिंग कितनी एक्यूरेट चाहिए। 3-4 एलिमेंट होते हैं जिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आप ड्रोन भेजेंगे, फाइटर जेट भेजेंगे, सरफेस टू सरफेस मिसाइल भेजेंगे या कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक उस पर डिपेंडेंट होता है, जैसे मैंने फैक्टर 3-4 अर्ज किए हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है कि आप क्या चॉइसेस करते हैं। जैसे हमने मई 2025 में 10 मई को अल्हम्दुलिल्लाह 50% टनेज फाइटर जहाज से हिंदुस्तान पर गिराई थी और 50% ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल से गिराई थी। तो डिपेंड्स कि आपको क्या एक्यूरेसी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि रिस्क कितना लेने को तैयार है और डीप डाउन कितने टारगेट वेल इनसाइड इंडिया है। हमारे तो ड्रोन अल्हम्दुलिल्लाह आगरा पर भी और न्यू दिल्ली पर भी फिर रहे थे। तो दैट्स द काइंड ऑफ पेनिट्रेशन जो आपको अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन देते हैं। एनवायरनमेंट को रीड करते हुए फिर स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ती है। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हमें छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जैसे बजट आने वाला है और IMF की तजवीज़ के तहत GST अब हम पर बढ़ाकर 19% कर दी जाएगी। अब इसका इम्पैक्ट होगा क्या पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? इसी को समझने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट जो कि जिनके तज्जिया आप सुनते रहते हैं अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर, फारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी जो IMF की नई शराइत हमारे सामने आई है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो टैक्स है वो भी लगने जा रहा है, सोलर पैनल्स पर टैक्स लगने जा रहा है, GST को 19% कर दिया जाएगा। क्या करेंगे हम सर, क्या होगा हमारा? देखिए, हम अपनी कमजोरियां जो हैं वो या तो IMF के हवाले कर देते हैं, IMF के कंधों पे डाल देते हैं, या फिर जो जंग ईरान और अमेरिका की शुरू हो गई हमारे खत्ते में उसके ऊपर डाल देते हैं। हमारी मईशत जो है वो पहले से बीमार है और जिस डॉक्टर का नाम हम बार बार लेते हैं वो IMF है। पहली दफ़ा जो हम IMF के पास इलाज के लिए गए थे वो मुझे याद आता है कि पहला पैकेज था 1958 में। अब आप सोचिए कि ये पिछले 60-65 सालों से हम एक ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बीमारी भी वही है और IMF जो है, जो हमारा डॉक्टर है, वो नुस्खा भी वही पुराना लिख के देता है। वो नुस्खा ये लिखता है कि टैक्स बढ़ा दें, वो नुस्खा ये लिखता है कि बिजली के रेट बढ़ा दें, वो नुस्खा ये लिखता है कि गैस के रेट बढ़ा दें, वो नुस्खा ये लिखता है कि आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें। बीमारी वही है, नुस्खा वही है, बीमारी का इलाज हो नहीं पा रहा और हम बार बार अब 1958 के बाद 25 दफ़ा हम उसी डॉक्टर के पास जा चुके हैं। वो वही नुस्खा लिख के देता है जो उसने 65 साल पहले लिखा था। बीमारी दूर हो नहीं रही, बोझ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे दो नतीजे पे पहुँचता हूँ। एक तो ये कि जो डॉक्टर वही नुस्खा लिख के दे रहा है, दोबारा से वही दवा दे रहा है, उसका भी कुछ एग्जामिनेशन होना चाहिए। और जो उस डॉक्टर का इलाज एक्सेप्ट कर लेता है और बार बार करता है और 24 दफ़ा पहले कर चुका है, अब 26वीं दफ़ा कहीं जा रहा है करने, उसका भी आप सोचिए कि एग्जामिनेशन जरूरी। काबिल एहतराम फारूक सलीम साहब, आप माहिर मौशियत हैं, आप मुकम्मल ग्रिप रखते हैं, हमें ये ज़रा समझा दें। हुकूमत कहती है कि मौशियत मुस्तहकम हो रही है, डॉलर हमारे काबू में है, महंगाई बिल्कुल नीचे जा रही है, ये सारी बातें रोज़ TV पे आप मुख्तलिफ एंकर से सुनते हैं। किबला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ,
मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी की जेब में तो पैसे नहीं है, रोटी सस्ती नहीं हो रही, ये सहूलतें हमें कब मिलेंगी? और 10 में से नंबर देना चाहें मौजूदा हुकूमत को, कितने मार्क्स देंगे काबिल एहतराम फारूक भाई? जी देखिए, इस बजट के अंदर जो मरकजी किरदार है वो आम आदमी का ही होगा। आम आदमी के नाम पे सब्सिडी दी जाएगी, आम आदमी के नाम पे रिलीफ दिया जाएगा, आम आदमी के नाम के ऊपर टैक्स का बोझ कम किया जाएगा। मरकजी किरदार आम आदमी का रहता है। लेकिन अगर आप बजट सुनने के बाद निकल जाएं, कराची से पेशावर तक आपको कोई आम आदमी नहीं मिलेगा। ना आम आदमी की कोई सुनी जाती है, ना आम आदमी जो बजट में जिसका जिक्र किया जाता है वो आपको ज़मीन पे मिलेगा, और ना आम आदमी को कुछ मिलने वाला है इस बजट के अंदर से। तो ये आम आदमी वाली बात तो आप भूल जाएं। आम आदमी जो बजट में जिसका जिक्र किया जाता है, जिसको मरकजी किरदार दिया जाता है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बट सर, एग्जिस्टेंस हम लोग तो है ना, हम तो कोई बहुत ज्यादा हाई क्लास हाई फाई नहीं है कि हमारे लिए अगर एक्सपेंसिव चीजें हो जाए, पेट्रोल अगर 500 से 1000 पे भी चला जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जहां से आप सहूलत दे सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कि प्रमोट किया जाए ताकि पेट्रोलियम कट किया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बहुत हाई हैं तो सोलर को ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर बिल्कुल उलट चल रहा है। उन्हीं चीजों पर जिनको सब्सिडाइज करना चाहिए उन्हीं को टैक्स के नेट में लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं। बजट के अंदर जो एक पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है तरक्याती बजट। इस दफ़ा आप देखिएगा कि जो फिगर मेरे तक पहुंच रही हैं, वफाकी हुकूमत जो है वो तकरीबन 1000 अरब रुपया मुख्तस करेगी तरक्याती स्कीमों के लिए। उसके बाद सूबाई बजट्स आएंगे और चारों सूबे जो है वो मिल के तकरीबन 3000 अरब रुपया, सिर्फ एक साल की बात मैं कर रहा हूँ, 3000 अरब रुपया मुख्तस करेंगे तरक्याती स्कीमों के लिए। तो तकरीबन 4000 अरब इस बजट के अंदर आपको नज़र आएगा। दिस इज़ रियल मनी, दिस इज़ रियल टैक्स मनी जो आप और मेरे से इकट्ठा किया गया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर 4000 अरब पाकिस्तान के 169 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक्चुअली खर्च कर दिया जाए तो मुल्क की किस्मत किस तरह बदल सकती है। देखिए, ये इतना बड़ी अमाउंट है। एक डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में तकरीबन 24 अरब रुपया आएगा अगर 4000 बिलियन रुपी की मुख्तस की गई है तरक्याती स्कीमें। उससे आप तकरीबन एक साल के अंदर 40,000 स्कूल बना सकते हैं, तकरीबन 15 से 20,000 नए अस्पताल बन सकते हैं जिनके अंदर आलात होंगे, जिनके अंदर डॉक्टर्स होंगे, जिनके अंदर वैक्सीन मौजूद होगी। तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर की रोड्स बन सकेंगी। उसी बजट के अंदर रहते हुए लगभग 20,000 साफ पानी की स्कीमें शुरू हो सकती हैं। तो पैसा पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान बजट के अंदर उसका ऐलान किया जाएगा, दिस इज़ रियल मनी। लेकिन साल के बाद जो चीज़ें मैंने आपसे जिक्र किया कि स्कूल, अस्पताल, साफ पानी, रोड्स, वो नज़र नहीं आएंगी। तो वसाइल मौजूद है इस मुल्क के अंदर, बजट के अंदर पैसा आपको नजर आएगा, लेकिन उसके आउटकम्स, उसकी जो नताइज हैं वो सर, बजट के अंदर पैसा तो वोट के लिए आएगा ना। नजर उन्हें पता है कि काम करेंगे तो वोट हमने लेना है। जैसे ही इलेक्शंस का टाइम आएगा सड़कें तोड़ के बनाना शुरू कर देंगे। ये सब कुछ होता तो पहले भी नजर आता है। तरक्याती बजट के कामों से मुराद तो ये होना कि हमारी एक नॉर्मल लाइफ हेल्दी हो, हम जो पैसा एक्सपेंडिचर बजाय के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आए वो हमारी एजुकेशन पे आए, हमारे हेल्थ सिस्टम पे आए, हमारे इकोनॉमिक जो वेजेस हैं उनको बढ़ाने के लिए अगर ये बजट इस्तेमाल हो तो बेहतर है। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पैसा मौजूद है, बजट के अंदर उसका ऐलान भी किया जाता है, लेकिन साल के बाद ना हमें स्कूल नज़र आते हैं, ना हमें अस्पताल नज़र आते हैं, ना हमें रोड्स नज़र आती हैं, ना हमें साफ पानी की स्कीमें नज़र आती हैं। तो फिर ये सवाल उठाइए कि मुल्क के पास वसाइल मौजूद हैं, बजट के अंदर उसकी एलोकेशन की जाती है, तो फिर कोई हल निकाला जाए कि ये एक्चुअल पैसा जो है ये हमें हमारे ऊपर या हमारी स्कीमों के ऊपर, हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खर्च होता भी नज़र आए।
आपने फरमाया फर्रुख सलीम साहब, कतकलामी की माजरत चाहता हूँ, मुल्क में वसाइल हैं, आप बच्चों को लेक्चर भी देते हैं, स्कूल कॉलेजेस में कॉलम भी लिखते हैं, और आपकी बहुत ग्रिप भी है कि पानी के नीचे से तेल जो पाकिस्तान में मौजूद है उस पर भी अबूर रखते हैं। क्या थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, मेरे नाज़रीन को बताएंगे कि पाकिस्तान में समुंदर के नीचे जो तेल है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 78 सालों में पाकिस्तान ने टोटल कोई 18 कुएं ऑफशोर में खोदे हैं तेल को ढूंढने के लिए। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जिसको तेल मिला है वो नॉर्वे है, उसने 5000 कुएं खोदे। लेकिन 78 साल के बाद आप सोचिए कि पहली दफ़ा ये अब ऐसा हुआ है, मई की शायद 20 तारीख को हुकूमत ने कोई 23 ऑफशोर ब्लॉक्स जो लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर वो फैले हुए हैं, 23 ब्लॉक की ऑक्शन की है कि यहाँ पे जो है वो ऑफशोर तेल ढूंढा जाए। अब जिस जगह पे हम तेल ढूंढने चले हैं उसके मगरिब में एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है जिसको हम ईरान या ओमान का रिजर्वायर कहते हैं। वहाँ लगभग 208 बिलियन बैरल तेल का मौजूद है। और जहाँ अब हम चले हैं तेल ढूंढने के लिए, अगर उसके ईस्ट की तरफ चले जाएं, मशरक़ की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है जो कहलाता है बॉम्बे हाई। वहाँ पे लगभग 12 बिलियन बैरल ऑफ तेल मौजूद है। तो यहाँ पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक आप कोई चीज़ ढूंढने नहीं निकलें तो वो आपको मिल नहीं पाती। बिल्कुल ठीक हो गया, और इसीलिए हमने पहले भी केकड़ा 1 और केकड़ा 2 प्रोजेक्ट किए थे शुरू, लेकिन उसके बाद कोई हासिल वसूल नहीं हुआ था और बड़े पैसे भी हमने लगा दिए थे। पर थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और यही बात है कि कोशिश करेंगे कलेक्टिव एफर्ट से ही जो है वो पब्लिक और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप से ही बेहतरी लाई जा सकती है। अब लेट्स सी आगे जब ये बजट पेश किया जाता है तो सोलर पैनल कितने एक्सपेंसिव होते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइब्रिड गाड़ियों के लिए कहा जा रहा है कि ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। लेट्स सी कितनी महंगाई का तूफान आने वाला है। एक ब्रेक पर हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक ऐसी खबर जो कि हमारी नजर से गुजरी है और उस पर ये हमारी राय थी कि इसको प्रोग्राम में शामिल करना आगाही फैलाना बड़ा जरूरी है कि तलाक के केसेस इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। रवा साल के दौरान हजारों की तादाद में केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और एक जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी मैं न्यूज देख रही थी तो वो तकरीबन 1 लाख के करीब केसेस जो है वो रिपोर्ट होने के करीब बताए जा रहे हैं। और अभी तक तकरीबन इसी अगर साल की बात कर लें जो कि अभी एक रनिंग ईयर है, तो उसी में तकरीबन 1900 से ज्यादा केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। हमारे मुआशरे में जो तलाक का एक बढ़ता रुझान है, क्या वजूहात है? अब फिर इसमें मुख्तलिफ होते हैं, नान नफका के भी होते हैं, चाइल्ड कस्टडी के भी होते हैं, लेकिन ये फैमिली कोर्ट्स का बिल्कुल इकट्ठा किया हुआ डाटा है जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वकील जो है फहीम खोकर मौजूद है, उनका हमें वेलकम कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नबिया अली खान, आप अक्सर उनको देखती हैं कि वो सोशल इश्यूज पर बड़ा खुल के डिबेट करते हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में मतलब वेलकम कहते हैं। फहीम खोकर साहब, जो मैंने फिगर दिया है 45,000 जनवरी से मई के दौरान रवा साल की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, ये केस तलाक के हो रहे हैं। आप इस बात को यकीन करेंगे कि 25 लाख आबादी का आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और 25 लाख आबादी वाले शहर में 45,000 केसेस सामने आ जाना, हाउ इट पॉसिबल सर? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपको आ रहा है फहीम साहब? ये 45,000 का फिगर आप बता रहे हैं या 4500 का फिगर बता रहे हैं? पहले जी मैं 45,000 का फिगर दे रहा हूं आपको। अगर आप 45,000 लोगों को कह रहे हैं कि उन्होंने तलाक के लिए अदालतों से रुजू किया है, तो ये एक हमारी कौम के लिए अलमी और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतनी तो शादियों का रुझान, जो मेरे नजदीक शादियां इससे मतलब हाफ मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शादियां होती होंगी, और 45,000 लोग अगर अदालतों में तलाक के लिए चले गए हैं तो ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है ना। ठीक कह रहे हैं आप ज्यादातर जो केसेस देख रहे हैं, और आपने फरमाया है कि इस्लामाबाद
मैं स्पेसिफिक पूरे मुल्क की बात करने की बजाय जो मैंने रेशो निकाला है वो इस्लामाबाद में चूंकि सबसे ज़्यादा निकला है, इसलिए मैं स्पेसिफिक इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं कि वहां पर रुझान दीगर शहरों से ज़्यादा आ रहा है। आपने ये फरमाया है कि आप लड़ाई झगड़े के केसेस जो है वो कम है और तलाक के इस वक्त केसेस, नान नफके के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। एम आर राइट? ये कह रहे हैं आप कोकर साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। और इस वक्त जो मौजूदा हालात है ना, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो अदालतों में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो तलाक के केस हैं, नानो नफके का केस है, खर्चे का केस है और सामान जहेज का केस है। यही ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। काबिल एहतराम डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा, मेरे पास एक रिपोर्ट है और मैंने ऑथेंटिक उस पर वर्किंग की है और वर्किंग ये है कि आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की टोटल आबादी 25 लाख है। अगर आप इस्लामाबाद की बात करेंगी तो इस्लामाबाद, सिर्फ इस्लामाबाद की आबादी 11 से 13 लाख के दौरान है। अच्छा, अब अगर रवा साल की मैं बात करूं, ज़्यादा पीछे नहीं जाता, अगर मैं पीछे भी जाऊं तो 2024 की बात करूंगा तो 91,000 केसेस हैं, 2025 में 1 लाख से ज़ायद है। और अगर मैं रवा साल की बात करूं सिर्फ इस्लामाबाद की तो जनवरी से लेकर मई तक जो डाटा मेरे सामने पड़ा हुआ है, ऑथेंटिक डाटा, वो डाटा कह रहा है डॉक्टर साहिबा कि 45,000 अफराद ने अदालतों से रुजू किया है, जिसमें नान नफका, खुला, तलाक और ख़ानदानी मुकदमात। हाउ इट पॉसिबल डॉक्टर साहिबा, इस्लामाबाद में क्या अन्नी पड़ गई है, क्यों हो रहा है ये मुमकिन है? आप यकीन करेंगी डॉक्टर साहिबा? ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं है। आज से कुछ महीने पहले मैंने जो है वो बहुत से प्रोग्राम्स का स्टार्ट लिया और किए भी तलाक के हवाले से कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में तलाक की शरह बहुत बढ़ रही है और खुला के केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं। और जब तक मैंने ये चीजें जो है वो मैं मीडिया के सामने लेकर आई थी, तब तक किसी ने भी इस पर बात नहीं की थी। आपको पता है पिछले 3 साल से मैं इसी चीज पर काम कर रही हूँ कि इंसान अपना घर कैसे बसा सकता है, मियां बीवी अपने इस रिश्ते को लेकर कैसे जो है वो अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिश्ते झूठ पे कायम हो, वहां पर रिश्ते पायदार नहीं होते। यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम झूठ बोलने को अपना एक सिंबल समझते हैं, एक स्टैंडर्ड समझते हैं। हमने इसको अपना एक लाइफस्टाइल बना लिया है झूठ बोलने को, और हम झूठ पे मबनी रिश्ते जब कायम करते हैं और हमारे पार्टनर को जब उसका इल्म होता है, तो क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो शख्स आपके साथ रहता हो वो आपकी बीवी है या शौहर है तो उसे आपके सच का अंदाजा ना हो। तो जो बंदा मुस्तकिल साथ रहता है, कहते हैं ना रापिया जाने या वापिया जाने, तो जब आपका वास्ता पड़ता है ना किसी शख्स से, तभी आपको पता चलता है कि ये शख्स में क्या बुराइयां हैं और किस हद तक बुराइयां हैं। देखिए, अच्छाइयां बुराइयां का मिक्सचर है इंसान, अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, लेकिन कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, कुछ चीटिंग्स ऐसी होती हैं जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो शौहर हो या बीवी हो। खुला के केसेस जो ज्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इसमें खानदानी मुदाखलत बहुत ज्यादा पाई जा रही है। जहां तक मेरी रिसर्च है, एक रिसर्च आपने की है, एक रिसर्च एज अ माहिर नफ्सियात जो है वो मैंने की है, और बाकायदा तौर पर मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि 2 लोगों का रिश्ता खराब करने में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये हमारे पाकिस्तान में, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, कोई भी शहर हो आपके पाकिस्तान का, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैं नहीं कहती कि खानदानी सिस्टम को आप लोग खत्म कर दें या खानदानी सिस्टम जो है वो पायदार नहीं है, लेकिन अब जो खानदान में माँ बाप, बहन भाई, भाभियां, रिश्तेदार, उनकी मुदाखलत जो नए शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में आती है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि आपको आपकी जिंदगी में बहुत कुछ देखना और फेस करना पड़ रहा होता है। जब एक लड़की अपना सब कंफर्ट जोन छोड़कर किसी दूसरे घर में जाती है ना, तो वो वहां पर उनके मुताबिक एडजस्ट करने में उसको कुछ वक्त लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो ससुराल वाले हैं, जो आजकल के आप समझ लें कि जेन जी ट्रेंड चल गया है, या हमारे जमाने की भी जो लोग हैं, वो भी अब तक ये सब चीजें जो है वो भुगत रहे हैं, क्योंकि इस खानदानी निजाम ने शादीशुदा जोड़े का बेड़ा गर्क करके रख दिया। माजरत के साथ माँ बाप की मुदाखलत, भाभियों की मुदाखलत, पहले से अगर कोई वहां पर मौजूद है बहन, उसकी मुदाखलत, कोई तलाक याफ्ता बहन बैठी है उसकी मुदाखलत। देखिए, इतनी मुदाखलत जब किसी एक रिश्ते में होगी तो रिश्ता कैसे चल पाएगा? फिर औरत जो है वो जाके अपने शौहर को 100 दफा समझाएगी, नहीं बात मानेगा तो वो जाके खुला ही लेगी। मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, आप यहाँ तक ठीक फरमा रही हैं। हमारे साथ फहीम खोखर माहिर कानून भी है। खोखर भाई, डॉक्टर साहबा ने तो सीधा कह दिया है, ये सारे फसाद की जड़ और सारे केस जो 45,000 का फिगर आ रहा है, ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। क्या कहेंगे, एग्री हैं आप?
नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। इस बात में कुछ तजाद है, डॉक्टर साहब से मैं करूंगा कि मैं सिर्फ इस बात में नहीं, एग्री ये करूंगा जिस दिन सास जो है ना मौजूद है जो कि बहुत खतरनाक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन सिर्फ जो है वो खानदानी निजाम की तरफ से नहीं है, थर्ड पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं ना होती, पांचों उंगलियां एक जैसी डॉक्टर साहब राय ले लें, एक जैसे- राय ले लें डॉक्टर साहब, राय ले लें। जी जी फ़हीम भाई राय दें आप। पंजे उंगलियां एक नहीं होती, जी, पंजे प्लीज। उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बात ये है कि सारे रिश्ते निभाने के लिए आज मेरे नजदीक जो तलाक की वजूहात सबसे ज्यादा है ना, मैं डॉक्टर साहब ने तो कहा ना ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, मेरे नजदीक जो तलाक की सबसे बड़ी वजूहात है वो सोशल मीडिया का जायद इस्तेमाल है। सोशल मीडिया पे खवातीन अपने शोहर से बगैर इजाजत के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती हैं और वहां पर उनके दिमाग में लालच पैदा होता है, हवस पैदा होती है। वो दूसरी खवातीन को देखती हैं, वो अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करके जनाब सोशल मीडिया पर आ रही है और वो सोचती है मैं तो इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ और मैं भी अच्छे कपड़े पहनकर इससे ज्यादा खूबसूरत नजर आ सकती हूँ, तो मेरे पास ऐसा मोबाइल फोन क्यों नहीं है, ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है, या ऐसा घर क्यों नहीं है। तो फिर फौरन से पहले अपने शोहर से डिमांड्स करती है कि मुझे भी ऐसा मोबाइल लेकर दो। वो बेचारा 50,000 कमाने वाला कहाँ से उसको 5 लाख का फोन लेकर देगा या 5 करोड़ का घर लेकर देगा। ऐसी बातें भी हैं और कुछ जगह पे बर्दाश्त है, कुछ जगह पर ऐसे रस्म रिवाज हैं। अगर सास जो है जो अपनी बेटी के साथ प्यार करती है या जो अपनी बेटी के साथ रस्म रिवाज रखती है, अगर वो ही वो अपनी बहू के साथ रखे तो शायद तलाक की ये भी वजह ना बने। तो अगर आप उसको सिर्फ इस बात पे कहेंगे कि जनाब ज्वाइंट डॉक्टर नबीहा साहब उन्होंने तो वाज़ेह कह दिया है कि आपने सोशल मीडिया भी देखना है बीवी ने। डॉक्टर साहब सवाल तो सुन लें और मोहतरमा सवाल सुन लें किबला, मैं ये कह रहा हूँ तो मैं रिसर्च के मुताबिक बात करती हूँ, मैं जो है वो इर्द गिर्द के जो है वो बातें नहीं करती। वो जो केसेस डील करते हैं उसमें ऐसा होता होगा कि खवातीन अपने लालच की बेस पर जो है, कितनी को खवातीन लालची है मुझे बताएं यहाँ पे, कितनी को खवातीन जो है वो मोबाइल फोन लेने या ब्रांड कॉन्शियस होने के लिए जो है वो अपने शौहरों को धोखा दे रही हैं। आपके यहाँ मेजोरिटी आदमी इस तरह के हैं जिन्होंने बाहर जो है वो खवातीन रखी हुई हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाए हुए हैं जिनकी वजह से उनके घर टूटते हैं। आपके यहाँ मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ की बात सुनते हैं। सास का बड़ा अहम किरदार है घर उजाड़ने में। मैं मानती नहीं उस चीज को कि जो है वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है वो तबाही और बर्बादी का बाइस नहीं बन रहे। इस्लाम में कहीं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का नहीं कहा गया। अगर एक औरत जो है वो किसी घर में जो है वो जाती है, वो अगर उनकी खिदमत कर रही है तो ये उस पर कोई जो है वो कैद नहीं है कि उसने खिदमत करनी है। पहले दिन काबिल एहतराम डॉक्टर साहबा, आप तो इंतहाई पढ़ी लिखी हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करती हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं, जब ज्वाइंट सिस्टम था तब तलाकें कम थी, जब से ज्वाइंट सिस्टम कमजोर हुआ है तलाकों की रेशियो बढ़ गई है। आप साबित करें अपने आर्गुमेंट से। जी, तब बड़े समझदार हुआ करते थे। आज के जो बड़े हैं, सारी ऐसे नजर आज के जो बड़े हैं, लगता है कि नहीं ये फ़हीम भाई डॉक्टर साहबा के साथ क्या हुआ है ये रहने दें यार। वो नहीं मैंने कहा डॉक्टर साहब के साथ कुछ ऐसा हादसा ना हुआ हो जो डॉक्टर साहब समझ लीजिए कि सभी के साथ ही ऐसा हुआ है। डील करती हूँ, मेरे पास रोजाना कॉल्स आती हैं, 100 से ज्यादा कॉल्स हैं मेरे पास एक दिन में, और ज्यादातर मसाइल जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के हैं। आप यकीन करें, आप जो केसेस डील कर रहे हैं वो आप अपने तौर पे बात करेंगे ना, लेकिन मैं अपने तौर पे अपनी रिसर्च के मुताबिक बात कर रही हूँ कि इस थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। मुझे पर डे कॉल जो है वो 1000 प्लस कॉल्स है मुझे, और दरमियान में जो 500 कॉल होती है ना वो तलाक की होती हैं, और तलाक की वजूहात जो होती है ना वो वकील फौरन से पहले समझ जाता है कि इसमें या तो कोई थर्ड पर्सन है और यहाँ पे इसमें जो है वो सास का किरदार है। आपने सास का किरदार तो यही मैं की नहीं, आपने लड़की की माँ का किरदार की कही ना बात की कि घर खराब करने में लड़की की माँ का भी किरदार बहुत बड़ा होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जब लड़की की शादी होती है ना रुखसती के वक्त अगर लड़की को ये कहा जाए कि 2 साल आपने अपनी वालदा से राब्ता नहीं करना, तो तलाक की रेशो जो है ना वो सिर्फ 5% रह जाएगी। डॉक्टर साहब 2 साल लड़की ने राब्ता नहीं कायम करना तो रेशो कम हो जाएगी, ये ठीक कह रहे हैं भाई? अच्छा देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया कि ये दोनों तरफ से मामला है, ये एक तरफ से मामला नहीं है। खवातीन की तरफ से भी है और मर्द हजरात की तरफ से भी है, लेकिन आप इसमें सारा कसूरवार औरतों को या सारा कसूरवार मर्दों को नहीं ठहरा सकते। मैं फिर आपको कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, आप रिसर्च करवा लें, कुछ भी कर लें, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो है वो रिश्तों को तबाह बर्बाद कर रही है। लालच भी इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है, मैं मानती हूँ इस चीज को भी, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है घर तबाही की बर्बादी की असल वजूहात यही है। आप पाकिस्तान में ढूंढ लें या ओवरसीज पाकिस्तानियों को देख लें, लोग इस वक्त अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करने की बजाय किसी और पे ट्रस्ट करने को जो है वो ज्यादा अहमियत दे रहे हैं,
क्योंकि हमारे यहाँ एहसास खत्म हो चुका है। देखिए, यानी वो डॉक्टर साहब साथ आप में ये एहसास फरमा रही हैं, इसका हल ये दे रही हैं कि एक लड़के की शादी हो और वो अपनी बीवी को लेके अलग घर में शिफ्ट हो जाए ताकि फसाद ही मुक जाए। एम आई राइट? ये कह रही हैं? अलग नहीं जाना चाहते तो किचन कम से कम अलग कर लें और इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ एक ही घर में रहें, इज्जत के साथ। लेकिन ये जो इंटरफेरेंस है ना बड़ों की और इंटरफेरेंस है दूसरे लोगों की, इसको खत्म करें, इसको कम करें। मियाँ बीवी को आजादी से जिंदगी गुजारने दें, वो अपनी प्लानिंग खुद करें कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने बच्चों को कैसे पालना है। मेरे भाई के बच्चे फलाने स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे भी उस स्कूल में जाएंगे, ये वाला तजाद जो है वो खत्म कर दें, बच्चों के कंपैरिजन खत्म कर दें। मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ हमेशा, और मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। ये आप जहां से मर्जी इसकी तस्दीक कर लें कि बच्चे जो हैं वो इतनी निग्लेक्शन का शिकार हैं घरों में कि हमारे ताया का बच्चा जो है फलाने स्कूल में जाता है, हम नहीं जाते। यहाँ पर मेंटली जितने डिसऑर्डर्स चल रहे हैं ना और मेंटली जितनी बीमारियां जो है वो चल रही हैं, इस पर तो कोई बात ही नहीं करता। लोग कहते हैं ये वजूहात हैं, वो वजूहात हैं। भाई अगर आपका लड़का ही नार्सिसिस्ट है वो घर कैसे बसाएगा? आपकी लड़की ही अगर नार्सिसिस्ट है तो वो घर कैसे बसाएगी? अब ये मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं ये इंसान पैदाइशी भी और माहौल से भी जो है वो कन्वर्ट करता हुआ साथ लेके जो है वो चलता है, जिसके बारे में काबिल एहतराम डॉक्टर साहबा, पूरे पाकिस्तान के शहरों में तलाक़ें हो रही हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक इस्लामाबाद की ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज़ायद जो नए फैमिली केसेस हैं वो रोज़ाना डेली की बुनियाद पर 45 का फिगर तो मैंने सिर्फ आपको दिया ना, 45,000 जनवरी से मई रवां साल की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहबा, क्या ये इस्लामाबाद पॉश इलाका है, मादर पिदर आज़ादी है, इसलिए डाइवोर्स हो रही है? ख़ास तौर पर जो रेशो आ रही है वो 2 या 2.5 साल, इसके बाद तलाक हो रही है। ये जल्दी में शादी कर रहे हैं और बच्चों में इतनी तमीज़ नहीं है कि वो आपस में एडजस्ट हो सके। मादर पिदर आज़ादी है, माँ बाप है नहीं, तलाक की ये वजूहात सामने आ रही हैं। आप एग्री या डिसएग्री डॉक्टर साहबा? आदियत परस्ती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पैसा कमाने के लालच में माँ बाप ने बच्चों पे तवज्जो देनी छोड़ दी है। बाप के कहीं और अफेयर है, माँ के कहीं और अफेयर हैं। चीजें बहुत क्रिटिक होती जा रही हैं। इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में बहुत आसान हो गया है, आपको जो है वो एक कॉल पर हर चीज मुयस्सर आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब होकर रह गई है। ठके छुपे अल्फाज में मैं आपको इतना ही बता सकती थी, आप मुझे खुल के बोलने की इजाजत देंगे तो मैं आपको खुल के बता दूंगी वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन चीजें तलाक या खुला की तरफ इसीलिए जा रही हैं कि एक दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, चीटिंग है, झूठ है, फरेब है, और इस तरह रिश्ते नहीं चलते। काबिल एहतराम माहिर कानून साहब, आप ये बताएं कि जब आपके पास इतने केस तलाकों के आते हैं तो डाइवोर्स होने के बाद जो मेरी प्यारी बहनें खवातीन होती हैं फिर वो किस हाल में होती हैं? क्या उनके साथ मुआशरा अच्छा बर्ताव करता है? आपका तजर्बा क्या है, क्योंकि आपके पास तो रोजाना केसेस आ रहे हैं। फ़हीम कोकर साहब, मेरे नजदीक जो खवातीन अदालतों से रजू करती है ना तलाक के लिए, वो खूबसूरत लिपस्टिक लगाकर, नेल पॉलिश लगाकर अच्छी सवारी में आती हैं और उसके बाद जनाब वो अच्छे तरीके से अदालत में पेश होकर अपनी मर्जी से तलाक लेती हैं। कोई जोर जबरदस्ती से तलाक नहीं दिलवाता। और रही बात कि आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि 45,000 का फिगर है सिर्फ इस्लामाबाद का, तो आप डॉक्टर साहिबा से ये पूछें कि ये 45,000 का जो फिगर तलाक का है, ये 45,000 में से तकरीबन 40,000 खवातीन वो है ना जो अपनी मर्जी से अदालतों में आई हैं। कोई जोर जबरदस्ती तो उनको अदालत में नहीं लेकर आया। मेरे नजदीक अगर आप पूछेंगे ना तलाक की क्या वजूहात है, तो मेरे नजदीक सबसे पहली बड़ी वजह जो है वो सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल है। दूसरा ये है कि जब लड़की की शादी करने लगते हैं तो लड़के के मुतालिक ये मालूमात मुकम्मल हासिल नहीं करते। लड़की वाले क्या करते हैं, रिश्ता आता है तो फौरन से पहले जनाब, पुराने वक्तों में जनाब किसी लड़की का रिश्ता आता था तो जनाब पहले जाके दादा परदादा विकीदा जी मुंडा की करता है, दादा की करता है, प्यो की करता है। अब फौरन से पहले जनाब ये रिश्ता करते हैं और बाद में लड़का या डाकू निकल आता है, नशई निकल आता है या चोर निकल आता है। तो तीसरी बात ये है कि जो शादी दफातर खुल गए हैं, ये लोगों को सिर्फ अपने अंडे के चक्कर में लोगों की मुर्गियां जिबा कर देते हैं, अपनी बूटी के चक्कर में लोगों का बकरा जिबा कर देते हैं। ये 5,000 10,000 फीस लेने के मुताबिक जनाब लड़की वालों को ख्वाब दिखाते हैं, लड़का 5 लाख महीना कमाता है जनाब, इसका अपना घर बार है जनाब, पूछ-गिछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको शीशे के महल में उतार के जनाब उसके बाद आपकी बच्ची की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। चौथी वजह इसमें यह है कि जो आपकी बच्ची होती है शादी के बाद मुसलसल अपने घर की बातें, अपने ससुराल की बातें अपने वालिदैन को, अपनी बहनों को जब बताती है, अपनी दोस्तों को बताती है, तो उसमें कहीं ना कहीं तजाद पैदा हो जाता है।
ये जो मेन और अहम वजूहात है ना मेरे नज़दीक खातून की तलाक लेने की, यही है। और जो एक और वजह है, जो खातून लालच में पड़ जाती हैं। किसी का वो कहने में पंजाबी की कहावत है कि किसी का मुंह लाल वे के अपना लाल नहीं करीदा। डॉक्टर साहब, एक तो माहिर कानून साहब की बात आपने सुन ली, इसका जवाब दे दीजिएगा और जाते जाते मुझे ये भी बताती जाइएगा कि ये ज़्यादातर जो रिसर्च आई है, ये तलाकों का फिगर सामने आया है, इसमें लव मैरिज आया है और लव मैरिज के बायस अगर लड़की को पसंद है या लड़के को पसंद है, शादी हुई और 2 से 2.5 साल में तलाकें ज़्यादा हो रही हैं। तो क्या दोनों बातों का जवाब दीजिएगा, एक तो फ़हीम खोकर साहब की का और दूसरा मेरी बात की का जवाब दीजिएगा कि क्या आप समझती हैं कि लव मैरिज फिर मुनासिब नहीं है? तलाकों की बेसिक वजह तो लव मैरिज निकल रही है। काबिल एहतराम डॉक्टर नबीहा। जी देखिए, वजह कुछ भी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बात यह है कि घर वाले वो घर बसने देते हैं जो घर वो खुद बसाते हैं। घर वाले वो घर उजाड़ देते हैं जो घर जो है वो अपनी मर्जी से बसते हैं, आप माने या ना माने। ये 100% आप रिसर्च करें तो आपको जाके पता चलेगा। इनके पास जो केसेस आ रहे होंगे उसमें खवातीन जो है वो कसूरवार होंगी। मैं खवातीन को भी उतना ही कसूरवार समझती हूँ। खोकर भाई जो है वो ठीक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल जो है वो औरत और मर्द दोनों को बिगाड़ चुका है। मर्दों का भी तो जिक्र करें ना, मर्दों का तो कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा कि मर्द भी जो है वो कहीं गलत है। तलाक तो मर्द ने देनी है ना, तलाक ना दे मर्द तो खुला के केसेस जो है वो रजिस्टर्ड होंगे। जब एक बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उस पर आप मेंटल टॉर्चर करते हैं और आप उसको तलाक लेती हैं, वो खुला का केस होता है। कुछ वैल्यू नहीं है, आप अपने पार्टनर को डी वैल्यू करते हैं। देखिए, मुझे कानूनी मामलात का नहीं पता, लेकिन मैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस से जो कि एक इंसान की जाती जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, रवैये, मैं उस पर बात करती हूँ। जब आपके रवैये एक दूसरे के साथ बेहतरीन नहीं होंगे, आप चीटिंग करेंगे, आप धोखा देंगे, आप झूठ पे मबनी रिश्ता कायम करेंगे, रिश्ता नहीं बचेगा। और यही हो रहा है जिसकी वजह से औरतें जो है वो खुला ले रही हैं। इसका एक पहलू ये भी है कि औरतें जो है वो इतनी मादियत परस्त हो चुकी हैं कि उन्हें पैसा, लालच और अपने बनाव सिंगार से इतना मतलब हो गया है कि वो एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जिसकी जेब में पैसा नहीं है। लेकिन बीवी का पता तभी चलता है जब मर्द की जेब खाली होती है, और मैं ये समझती हूँ मर्द का पता तब चलता है जब बीवी बीमार होती है। यहाँ पे मर्द देख लें, बीवी बीमार होती है, दूसरी औरत की तरफ जो है वो चले जाते हैं। इवन प्रेगनेंसी में भी जो है वो दूसरी औरतों के साथ जो वो चक्कर चलाए हुए होते हैं। बीवी प्रेग्नेंट है, दूसरी जगह पर चक्कर चल रहा है। मैं करती हूँ साफ और खुली बात, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी चुभती है। लोग कहते हैं ये सच बोलती है। मैं हक और सच पे बात करती हूँ। मैं कोई किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे अपने बने हुए नहीं है। आप ये बेहतरीन तरीन लोग जो माहिर नफ्सियात हैं, जाके उनके भी फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक कर लें। ज्यादातर वजूहात चीटिंग और झूठ निकलेगा। फ़हीम खोकर साहब, फिर तो बात तो ठीक कह रही है। फिर डॉक्टर नबीहा, अगर मर्द इसी तरह चीटिंग कर रहा है तो लास्ट कमेंट आप कर दें, फिर बात तो फिर गलत नहीं है उसकी। ऐसे मर्द से खुला लेना जायज है? फिर चीटिंग नहीं करता मर्द, चीटिंग नहीं करता मर्द, सारा दिन बेचारा मजदूरी करता है। मर्द मजदूरी करता है, मेहनत करता है, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का पेट भरने के लिए सारा दिन काम करता है और औरत पर एतमाद करता है। मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाहूंगा कि मर्द औरत पर एतबार करके सुबह घर से जाता है और रात को मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी बीवी का जिंदगी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए काम से वापस आता है। और ये जितनी अदालतों में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ना खुला के, उसमें गुर्बत है और बीमारी है मर्द की। मेरे पास कई ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, मर्द बेचारा खुशहाल था, सेहतमंद था, तो औरत ने साथ दिया, मर्द बेचारे की टांग कट गई, शुगर हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, जनाब फौरन से पहले औरत ने तलाक लेके जनाब किसी और के साथ निकाह कर लिया। इसमें बात करेंगे ना तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी और शायद 2026 भी खत्म हो जाए और ये बात खत्म ना हो। बात इल्जाम किए तो मर्द भी कहीं गलत होंगे, मैं इस बात पे इनकार नहीं करता कि मर्द गलत नहीं है, लेकिन जो अदालतों में खुला हो रही है, खुला में जो खवातीन का किरदार है ना, वो 45,000 अगर तलाकी हुई है तो 44,000 औरतें जो है ना वो अपनी मर्जी से अदालतों में गई हैं। उनमें से 1,000 खवातीन या 2,000 खवातीन ऐसी जरूर होंगी जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होंगी, घर पर तशद्दुद होता होगा, शोर इल्जाम लगाता होगा, लेकिन जो 43,000 खवातीन है ना, उसमें मेरे नजदीक यही किरदार है। सोशल मीडिया ने तबाही फैलवा दी है। घरों में 5-5 बच्चों की माएँ जो है वो तलाके लेने के लिए अदालतों में पहुंच गई हैं। क्या 5 बच्चे जब पैदा कर ली हैं, बच्चे जवान। डॉक्टर नबीहा, प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, आखिरी लाइन पाकिस्तान के लिए, मुआशरे के लिए आखिरी लाइन। आखिरी लाइन से पहले सिर्फ एक बात कि आप खोकर साहब और मैं, हम जाएंगे, हम खवातीन से पूछेंगे कि तलाक खुला की वजूहात क्या है और मर्दों से पूछेंगे कि तलाक की वजूहात क्या है। फिर उसके
वो आप मेरे साथ प्रोग्राम करेंगे। मैं अदालत में थे, मैं facts and आपको figures- अदालत में थे 100 खवातीन के केसेस में जो पता करें फाइल हुए हैं अदालतों में, वो मैं आपको बाहर निकलवा के दूंगा, तो खवातीन से मिलवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आपने असल हकीकत बतानी कि क्यों तलाक ले लिया। सर हम अपनी मर्जी से लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे, स्पेसिफिक लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे और हम जो है वो नतीजे पे पहुंचेंगे, देखेंगे असल वजूहात क्या है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को जो है वो करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। यही हमारे दोनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, और इस पर हमने जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट करने की, आगाही फैलाने की कोशिश किया कि क्या वजह है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इस तरीके से ये केसेस की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।